हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रवि शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाणी दोष, स्पीच डिफेक्ट। प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत हम इसे देख सकते हैं। भाषा विकास सदैव एक गति में नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता ही होती है तो भाषा का विकास भी एक तरह से नहीं होता। स्वर यंत्र की अपरिपक्वता तथा सांवेगिक उद्दीपन के अभाव के कारण बालक में अनेक वाणी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जब बालक के माता पिता या जिनके संपर्क में बालक रहता है गलत उच्चारण करते हैं, तभी बालक में ये दोष उत्पन्न हो जाता है और हमेशा गलत उच्चारण करता है। तो ये दोषपूर्ण उच्चारण करना सीख जाता है बालक। इसके अलावा श्रवण, स्मरण तथा मानसिक विकास में कमियों से ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। स्वर यंत्रों, दांतों में दोष भी इस प्रकार का वाणी दोष उत्पन्न कर सकता है, यानी इस प्रकार का वाणी दोष करने में सामर्थ्य है। अब हम देखेंगे इसी के साथ मीनिंग ऑफ स्पीच डिफेक्ट। तो इस विषय में कहा जा सकता है, स्पीच डिफेक्ट एनी चाइल्ड और चिल्ड्रेन that interfere with the mental formation of words or their physical production। वाणी दोष कोई भी स्थिति जो शब्दों के मानसिक गठन या उनके शारीरिक उत्पादन में बाधा डालती है, वाणी दोष कहा जाता है। बच्चों पर या कहें बच्चों में स्पीच डिफेक्ट आमतौर पर शुरुआती स्कूल के वर्षों में स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जब वह अध्यापक के संपर्क में आते हैं तो पता चल जाता है कि बालक गलत उच्चारण कर रहा है, उसमें वाणी दोष है। वाणी संबंधी समस्याएं जैविक या कार्यात्मक असामान्यताओं से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार में दोनों का अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। काल्पनिक दोषों में बहरापन यानी कि डीफनेस, स्वांप, तालु, दंश असमानताएं और मस्तिष्क क्षति भी इसके अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि जब मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगती है और क्षति हो जाती है तब भी वाणी दोष हो जाता है। तालु की अलग प्रकार की बनावट, दांतों की बनावट भी वाणी दोष के लिए उत्तरदायी होती हैं। अधिकांश कार्यात्मक समस्याएं मूल रूप से मनोवैज्ञानिक हैं। वाणी दोष आमतौर पर ध्वनि उत्पादन के विकारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि उसको विभाजित किया जाता है। आवाज के विकार जैसे कि जोर, पिच और गुणवत्ता विचलन, लय के विकार जैसे कि हकलाना और बलाघात, अभिव्यक्ति के विकार ये आ जाता है बलाघात सहित विचारों के प्रतीक के रूप में शब्दों का उपयोग करने में असमर्थता, यानी कि शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए इसमें असमर्थ होना, भाषण या कहें वाणी दोष के उपचार में काल्पनिक स्थितियों, मनोचिकित्सा और उचित अभिव्यक्ति के प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं, यानी कि वाणी दोष को इनसे दूर किया जा सकता है। स्पीच डिफेक्ट के लिए ये कारगर उपाय सिद्ध हो सकते हैं। ये शायद ही कभी एक ही प्रकार की चिकित्सा तक सीमित है, क्योंकि एक प्रकार के दोष के लिए अनेक चिकित्साओं का सहारा लेना पड़ता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पीच डिफेक्ट। अनेक विद्वानों ने इस संबंध में जो है परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे, यानी कि उन परिभाषाओं का एक तरह से ये सार है। स्पीच डिसऑर्डर ए disorder affecting the ability to produce normal speech। नेक्स्ट देखेंगे स्पीच डिसऑर्डर कैन अफेक्ट द वे ए पर्सन क्रिएट साउंड फ्रॉम वर्ड्स। सर्टेन वॉइस डिसऑर्डर मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड स्पीच डिसऑर्डर। स्वर यंत्रों की अपरिपक्वता और सांवेगिक उद्दीपन के अभाव के कारण बालक में अनेक वाणी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषण विकार किसी व्यक्ति
कुछ शब्दों को बनाने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ स्वर विकारों को भी वाणी विकार माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वाणी दोष कोई भी स्थिति जो शब्दों के मानसिक गठन या उनके शारीरिक उत्पादन में बाधा डालती है वही यानी कि वाणी दोष कहा जाता है। अब वाणी दोष के अंतर्गत हम देखेंगे कि हकलाना भी वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तुतलाना और वाचाघात ये सब वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हकलाना। हकलाना शैशवावस्था में प्रारंभ हो सकता है। ये दोष 9 से 10 वर्ष की आयु में पाया जाता है। साधारणतया ये कुछ मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति न होने से संबंधित होता है। या कहें कि घर में ही कई लोग बालक को हकलाते हुए देखकर उससे वैसी ही लैंग्वेज में यानी कि हकलाते हुए बात करते हैं और बालक प्रसन्न होता है और मन में सोचता है शायद कि ये सही है और हमेशा हकलाता ही रहता है, कोई उसको टोकता नहीं है। ध्वनि के अवरुद्ध हो जाने पर बालक उसे निकालने का कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब किसी अन्य व्यक्ति को देखता है कि ये सही उच्चारण है तो प्रयास करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर ध्वनि के अवरुद्ध हो जाने पर बालक उसे निकालने का काफी प्रयास करता है परंतु उसे ध्वनि निकालने में शीघ्र सफलता नहीं मिल पाती है। कभी कभी तो स्वतः ही होता है यानी कि जब कोई उसके शारीरिक भिन्नता होती है, अंगों की बनावट दूसरे प्रकार की होती है, चेहरे की मांसपेशियां खिंच जाती हैं परंतु थोड़ी देर बाद तनाव कम होने लगता है तथा शेष शब्दों को वह एक ही झटके में बोल जाता है। इस संबंध में यहाँ हम डेफिनेशन राइटर्स के नाम देख रहे हैं। साल्वे महोदय ने लिखा है या साल्वे के विचार से हकलाने का मुख्य कारण पूर्ण शरीर का असंतुलित होना है। डेविस महोदय ने इस संबंध में कुछ विचार दिए हैं। डेविस महोदय के अनुसार हकलाने के कारण श्रवण व वाक केंद्रों की विकृति होती है। ब्रूक्स महोदय ने या इनके अनुसार 85% हकलाने का विकास हकलाने वालों में 8 वर्ष की आयु से पूर्व होता है। उनका विचार है कि जो बालक हकलाते हैं वे विद्यालय के कार्य में प्रारंभिक काल में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने हकलाने के दोष को छिपाते हैं और वे आगे नहीं बढ़ते, यानी कि कुछ भी उनको आता है वे सीख जाते हैं लेकिन वह अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं भाषा के माध्यम से। तो उनको वैसे भी कक्षा में पिछड़ा हुआ समझा जाता है और व्यक्त न कर पाने के कारण उनके में ये समझ नहीं होती कि हमने इतना ज्ञान जो है ग्रहण कर लिया है। मनोवैज्ञानिक हकलाने के कारणों के विषय में सहमत नहीं है परंतु अधिकांश इसे सामवेगिक असमायोजन तथा भग्नाशा का परिणाम मानते हैं। यानी कि जब समायोजन समाज में बालक नहीं कर पाता है, परिवार में समायोजन नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है या फिर भग्नाशा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो उसके परिणाम में बालक हकलाने लगते हैं। हकलाना बालक के पूर्ण विकास को प्रभावित कर सकता है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि बालक में भग्नाशा उत्पन्न हो जाती है और या कहीं असमायोजन करने लगता है, महसूस करने लगता है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को तनाव मुक्त कर देना चाहिए, यानी कि उसे किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से बोलना है। तो ऐसी स्थिति में बालक असमायोजित हो जाता है। गहरी सांस लेना, मस्तिष्क को शांत रखना, दुखदायक परिस्थितियों को दूर करना और आदि जो है बालक की हकलाहट को दूर करने के अच्छे उपचार हैं। कोई बालक अगर परिवार में हकलाता है या फिर कक्षा में हकलाता है तो उसे स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए कि तुम्हें पाठ पढ़ना है और इसके बीच में कोई बच्चा हंसेगा नहीं, कुछ बीच में प्रश्न नहीं करेगा और टीचर को बोलना चाहिए कि आपको पाठ पढ़ना है, हमें बीच में कुछ नहीं टोकेंगे। तो बालक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है और मन में महसूस करता है कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है और वह आराम से पढ़ता है। तब उसकी तुलना करनी चाहिए कि जब उसके पास उसको जो बाउंडेशन में रखा गया था तब पढ़ा था और अब उसने पाठ का अध्ययन किया है, यानी कि पढ़ा है, उसकी रीडिंग की है,
तो कितने % हकलाना कम हुआ है, और वास्तव में होता ही है। अब हम देखेंगे तुतलाना। बच्चे तथा वयस्क में भी इस भाषा विकृति का प्रदर्शन दिखाई देता है। हरलॉक महोदय 1950 के अनुसार 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में 1% बच्चे इस दोष से शिकार होते हैं। तुतलाने का मुख्य कारण सामग्रिक तनाव एवं घबराहट माना जाता है। बेंटन या कहीं ब्लेंटन महोदय, इनका नाम भी कभी अलग अलग तरह से लिखा होता है। ब्लेंटन 1942 ने 400 बच्चों का अध्ययन करके ये परिणाम प्राप्त किया कि 2.5 वर्ष की आयु में तुतलाने की समस्या सर्वाधिक होती है, परंतु उसके पश्चात स्कूल में प्रवेश करने की आयु में भी उस दोष का प्रदर्शन मिलता है। ब्लेंटन 1942 का ये भी मानना है कि तुतलाने की समस्या से मुक्ति पाना कठिन कार्य है, परंतु ऐसी अवस्था में जब तुतलाना प्रदर्शित हो तो धैर्य एवं समझ से काम लेना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि आयु में वृद्धि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तुतलाने की आवृत्ति में कमी पाई जाती है। इस संबंध में डेविस 1939 के अनुसार 2 से 5 वर्ष की आयु में प्राय सभी समूहों ने अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यांशों को पुनरावृत्ति यानी कि इनकी पुनरावृत्ति की और उनमें काफी सुधार हुआ। डेविस 1939 अपने अध्ययनों के आधार पर उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाषा की परिपक्वता व तुतलाने से कोई संबंध नहीं है। तुतलाने की पहचान प्रारंभ के अक्षरों की पुनरावृत्ति से होती है। तुतलाने का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। कुछ बालक विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति के समक्ष तुतलाने का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसके पीछे प्रमुख कारण बालक का शांत व अशांत रहना और घबराहट हो सकती है। कभी कभी प्रेमवश बालक तुतलाने का जो है प्रदर्शन करते हैं, जैसे माता के सामने हमेशा तुतला कर बोलना। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको इस बात से रोका नहीं जाता है या टोका नहीं जाता है तो ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ हम देखेंगे वाणी त्रुटियां, स्पीच एरर्स। तो इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं, एक तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बचपनावस्था में वाणी त्रुटियां प्रायः उत्पन्न होती हैं, परंतु वे सदा आयु में वृद्धि के फलस्वरूप अदृश्य हो जाती हैं। प्रायः अशुद्ध उच्चारण के कारण ऐसी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की विकृतियों को दूर करने में माता पिता को ध्यान देना चाहिए तथा शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना चाहिए। कुछ वाणी त्रुटियों के उदाहरण जो अभी बताए गए थे उसमें से पहला है अप्रत्यक्षण या आकर्मण। इस त्रुटि में ऐसा देखा जाता है कि जटिल या क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण करते समय कुछ अक्षरों का प्रत्यक्षीकरण ठीक से न कर पाने के कारण उन्हें बच्चे छोड़ देते हैं। उसे अकर्मक दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए सुधनंदन के लिए सुधनन बोलना, यानी कि सुधनंदन के लिए सुधनन, पुस्तक के लिए पुस्तक तथा बिस्कुट के लिए बिस्कुट कहना आदि। यानी कि कुछ बीच में से बालक छोड़ देता है और गलत उच्चारण कर लेता है। दूसरा है अंतर परिवर्तन यानी कि इंटरचेंज। इस वाणी त्रुटि में बच्चे कठिन शब्दों के उच्चारण में अक्षरों का स्थान बदल देते हैं। ऐसे उच्चारणों को प्राय लोग सुनकर आनंद उठाते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हंसते हैं और लोगों को हंसाते हैं कि वह इस शब्द का उच्चारण फिर से करे, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस समय तो उन्हें आनंद प्राप्त हो जाता है, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब होने लगता है। प्राय घरों में भी होता है, जब बालक गलत उच्चारण कर रहा होता है, अंतर परिवर्तन कर देता है, तो घर में सभी सदस्यों में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि हर समय बालक को कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, बालक वही उच्चारण करता है और आनंद उठाते हैं, यानी हंसते हैं। लेकिन बालक को ये महसूस नहीं होता, बालक ये सोचता है कि सामने वाले लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है और आगे भी वैसा ही बोलता रहता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं यानी बड़े हो जाते हैं तब भी लखनऊ को नकल बोलना मतलब करते रहते हैं, हमेशा बोलते ही हैं। इस प्रोत्साहन के कारण भी शब्दों का उच्चारण करना सही रूप में नहीं सीख पाते, अतः बच्चों को सही उच्चारण हेतु प्रेरित करना चाहिए।
ना कि गलत उच्चारण के लिए। अनिल के स्थान पर अलिन का उच्चारण, स्कूल के स्थान पर ई स्कूल का उच्चारण करना, राजस्थान के स्थान पर जो है राजस्थान या फिर लखनऊ के स्थान पर लखनऊ उच्चारित करना। चेकोस्लोवाकिया के स्थान पर कोचस्लोवाकिया आदि उच्चारण करना। अब हम देखेंगे स्थापना। इस तरह की वाणी त्रुटि में प्रायः बच्चे अक्षरों के स्थान पर एक नवीन अक्षर जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए चादर के स्थान पर आदर करना या आदर, बेटी के स्थान पर बेबी या बेब, ट्रेन के स्थान पर ट्रेन कहना आदि। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि वाणी दोष भी भाषा विकास को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अतः इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वाणी त्रुटियां समय से दूर हो जाएं, जिससे भाषा का समुचित विकास हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।